नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे एंड इट इज अबाउट द रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में इंक्लूड की हुई है। तो वी विल टॉक अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेटिविटी, देन कम्स टू द माइकलसन एंड मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। जैसा कि हम मैकेनिक्स में 9th 10th ऑनवर्ड पढ़ते आ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसको एक फंडामेंटल लॉ के तौर पे जो है वो काफी समय तक जाना जाता रहा है। और जो क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स है जिसको न्यूटन ने डेवलप किया, वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जिसमें माना गया कि जो मास, स्पेस एंड टाइम इंटरवल। जनरली हम फिजिक्स में जब बात करते हैं तो हम तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज लेते हैं। वन इज मास, देन सेकंड वन इट इज द लेंथ एंड थर्ड इट इज द टाइम। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मास, लेंथ और टाइम को एब्सोल्यूट माना गया है। एब्सोल्यूट का मतलब ये हुआ कि ये तीनों चीजें जो हैं वो चेंज नहीं होती हैं और उसमें ऑब्जर्वेशन का, ऑब्जर्वर का जो है वो कोई भी रोल नहीं है। जो ऑब्जर्व करने वाला है वो कहीं से भी ऑब्जर्व करे, वो तीनों चीजें मास, लेंथ और टाइम की जो वैल्यूज हैं वो सेम आती हैं। या हम कह सकते हैं कि जो तीन चीजें हैं MLT, दीज आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, मीन्स ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करती हैं। और ये कॉमन सेंस की बात है कि जब हम जनरल डेली लाइफ में देखते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो मास है ऑब्जेक्ट का या लेंथ है टाइम और टाइम है, वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करते हैं। और जो इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन सेकंड लॉ से हम ड्राइव करते हैं, F इट इज इक्वल टू M इंटू A, ये सारी चीजें जो है हमें कॉमन सेंस जिसको आप कहते हैं, कॉमन सेंस के बेस पे एक्यूरेट लगती हैं और हमें ये लगता है कि ये सारी चीजें जो है वो ठीक हैं। और कई सालों तक साइंटिस्ट लोग भी इसी बात को मानते थे कि मास, लेंथ और जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट हैं, एब्सोल्यूट हैं, वो परम सत्य है, वो चेंज नहीं होता है। मगर जब साइंस आगे बढ़ी और स्पेशली आइंस्टीन ने जब रिलेटिविटी की थ्योरी दी, जैसे नाम से ही क्लियर है रिलेटिविटी, रिलेटिविटी का मतलब हुआ रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब जो एक चीज दूसरे के हिसाब से। तो बेसिक डिफरेंस यहां अराइज हुआ कि जो मास एंड लेंथ एंड टाइम इंटरवल हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव। रिलेटिव मीन्स दे डिपेंड्स ऑन ईच अदर, दे डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर, जो उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है उसकी पोजीशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी मोशंस हैं, ऑल मोशंस आर रिलेटिव, ऑल मोशंस आर रिलेटिव। तो ये एक जो बेसिक क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी थी उसमें एक ड्रामेटिक चेंज था, और ये चेंज ऐसा है जिसको हम कॉमन सेंस से परसीव नहीं कर सकते। जब हम लो वेलोसिटी की बात करते हैं, साउंड की बात करते हैं, तब हमें उसमें कोई अप्रिशिएबल चेंज जो है ऑब्जर्व नहीं होता। मगर जब हम लाइट की बात करते हैं विच हैज वेरी वेरी हाई वेलोसिटी, तो वहां पे जो है वो चेंज अराइज होता है। तो बेसिक डिफरेंस क्लासिकल मैकेनिक्स और रिलेटिविटी में यही है कि क्लासिकल या न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मास, लेंथ और टाइम इंटरवल जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, दे आर कंसिडर्ड एज एब्सोल्यूट, मींस दे डू नॉट डिपेंड ऑन each other as well as their values are constant. Whereas in case of the relativity, the theory of relativity which was proposed by the Einstein, it is considered that the mass, length and time, they are not absolute but they depend on each other. They depend upon the motion, relative motion of the observer and source, or it depends upon the observer, position of the observer. तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। जब
क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटिविटी में ट्रांजिशन हुआ तो उसमें की जो थ्योरीज थी, साइंस जहां तक पहुंची थी, जनरली हम देखते हैं कि जो साउंड है, साउंड जो वेलोसिटी है वो कम है, और हमारी डेली लाइफ में वेलोसिटी ऑफ साउंड से अक्सर पाला पड़ता है। हम एक एग्जांपल लें, सपोज करें एक्सप्लोजन ऑफ बम, कहीं पर बम का एक्सप्लोजन होता है तो वहां से साउंड भी निकलेगी और लाइट भी निकलेगी, मगर जो साउंड की चेंज है, साउंड में जो चेंज आएगा उसको हम कॉमन सेंस से चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मगर जो लाइट में चेंज आएगा वो कॉमन सेंस से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि साउंड की वेलोसिटी कम है तो हमें आसानी से जो चेंजेस हैं वो नजर आ जाते हैं, मगर जो लाइट है उसके जो चेंजेस हैं वो नजर नहीं आते। न्यूटन ने और माइकलसन ने वेलोसिटी ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया और उन्होंने एक फॉर्मूला डेवलप किया कि बी इट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला E upon rho, where E it is the elasticity of the medium, E it is the elasticity of the medium and rho it is the density of the medium। और इस फॉर्मूले के बेस पे उन्होंने वेलोसिटी ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया और वो एक्यूरेटली जो है वो कैलकुलेट हो गई। और हम यहां पे कहते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है बेसिकली इट इज द वेव्स, वेलोसिटी ऑफ साउंड या सिंपल साउंड, इट इज अ वेव्स ऑफ कंप्रेशन, वेव्स ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो जब कोई साउंड चलती है तो वहां पे कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस बनते हैं, या हम कहें कि देयर इज अ वेरिएशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर की वेरिएशन से एयर में कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस बनते हैं जिसकी वजह से वेव बनती है। या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो साउंड है वो एयर एज ए मीडियम, एयर में जो है वो मूव करती है, यदि फ्री स्पेस होगा तो वहां पे जो है वो साउंड मूव नहीं करेगी। तो इसी एनालॉजी के बेस पे ये सोचा गया कि जो लाइट है, लाइट भी किसी ना किसी मीडियम में चलती होगी, और यदि हम लाइट की वेलोसिटी को भी इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर E जो इलास्टिसिटी है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए और जो रो है डेंसिटी वो बहुत कम होनी चाहिए। अब ये दोनों बातें जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट में यदि E की वैल्यू, इलास्टिसिटी की वैल्यू जो बहुत ज्यादा होगी मीडियम की, और उसी की डेंसिटी कम होगी, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। और B जो वेलोसिटी है स्पेशली लाइट के केस में, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो ये बहुत ज्यादा होनी चाहिए। यहीं से एक कॉन्सेप्ट जो है वो दिया कि जैसे साउंड जो है वो एयर में चलती है, वैसे ही लाइट जो है वो एक मीडियम होता है, हाइपोथेटिकल मीडियम प्रपोज किया गया कि वही ईथर नाम, उसको ईथर नाम दिया गया कि ये जो दुनिया है, ये जो यूनिवर्स है, इसमें चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट नजर नहीं आने वाली चीज है जिसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है और डेंसिटी बहुत कम है, और लाइट जो है वो उस ईथर मीडियम के अंदर जो है वो प्रोपोगेट करती है। बेसिकली इट वाज हाइपोथेसिस, मतलब ऐसा थ्योरी जो है वो दी गई, किस तरह का कोई मीडियम होगा उसी में लाइट चलेगी, क्योंकि सेम जैसे साउंड जो है वो एयर में चलती है, तो वैसे ही लाइट को चलने के लिए भी किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी, और वो जो मीडियम है उसका नाम जो है वो ईथर दिया गया। फिर बात यहां से आगे बढ़ी, तो इस ईथर की प्रेजेंस को स्टडी करने के लिए दो साइंटिस्ट हुए, माइकलसन एंड मॉर्ले। माइकलसन एंड मॉर्ले कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर, कि वाकई ईथर नाम की चीज इस दुनिया में कोई होती है या नहीं होती है। इस चीज को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, मगर इसको डिस्कस करने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम यहां डिस्कस कर लेते हैं जो यूज होगा। इट इज कॉल्ड एज द स्विमिंग एनालॉजी। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास यहां कोई ये जो डायग्राम बना है, कोई रिवर है, और
इस रिवर में जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है और उसकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो इस तरफ है, यहां से इस तरफ को पानी जो है वो जा रहा है। एक आदमी जो इस रिवर के इस बैंक पे ए पोजीशन पे है, वो चाहता है कि उसको बी पॉइंट पे जाना है, बिल्कुल सामने। यदि उसको ए से बी में जाना है मगर जो पानी है वो इस तरफ जा रहा है, तो उसको सी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो ए से सी की तरफ जाएगा तो पानी उसको धक्का देगा, फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से वो सी पर ना पहुंच करके वो फाइनली बी पर पहुंचेगा। यदि वो बी पे चलता है तो यहां नहीं पहुंच के वो इस तरफ हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहां से और यहां तक का जो डिस्टेंस है, सपोज करो ये डी है ए से बी तक का, और वो इस तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी सी के साथ। हम यहां से यहां तक को जाने का जो टाइम होगा उसको सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं इट इज t1/2 कि यहां से यहां तक जाना और फिर वापस आना, टोटल t1। तो उस यहां से इस तरफ जाने का टाइम जो है वो कितना हुआ, t1/2। मतलब कंप्लीट चक्कर का हम t1 मान लें तो सिर्फ वो एक से सी तक जाने का t1/2। वैसे ही जो यहां पे वाटर है वो b वेलोसिटी के साथ इस तरफ मूव कर रहा है, वाटर जो है वो b वेलोसिटी के साथ इस तरफ मूव कर रहा है। तो यहां से यहां तक जाने का जो टाइम होगा उसको हम लिखेंगे b t1/2। और ये जो एक डायग्राम बना, इस डायग्राम से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t1। इसका मतलब वो क्या होगा, यहां से यहां तक का जाने का समय। तो यदि आप यहां से देखें तो हम डायरेक्टली जो है वो यहां पे ये लिख सकते हैं पाइथागोरस से, c t1/2 होल स्क्वायर, ये इट विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस बी t1/2 वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस t1 स्क्वायर। इसको यदि मैं इस तरफ ले जाऊं तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां t1 स्क्वायर अपॉन 4 इट इज इक्वल टू डी स्क्वायर। और यहां से यदि हम इसकी t1 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो t1 हो जाएगा t1 स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 4 डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और t1 निकालना है देन इट कम्स आउट टू बी अंडर ले लेंगे, इट इज 2d अपॉन इट इज सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां से स्क्वायर हटाया था तो यहां पे 1/2 हो जाएगा। और यहां से c कॉमन ले लें देन 2d/c स्क्वायर कॉमन, तो c बाहर आ जाएगा, यहां पे रहेगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। तो ये जो हमारे पास टाइम का फॉर्मूला है t1, इट इज इक्वल टू 2d अपॉन c 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। ये टाइम है जिस टाइम के अंदर जो पार्टिकल यहां से यहां तक जाने के लिए और फिर वापस आने के लिए टाइम लेगा। अब हम दूसरा केस लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास जो पार्टिकल है वो सेम डायरेक्शन में चलता है, कि यहां पे है और यहां, अब ये ए पॉइंट, चलो ए पॉइंट ये ले लेते हैं, ए पॉइंट। अब वो इस तरफ ना जा करके वो मान लो यहां तक आता है, दिस इज बी पॉइंट। तो जब वो यहां से यहां तक आएगा और फिर वापस मुड़ करके यहीं पहुंच जाएगा, तो इसके लिए टाइम सपोज करो t2। तो जब t2 टाइम होगा तो जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो मूव करेगा विद वेलोसिटी b, और यहां पे नहीं, ऑब्जेक्ट मूव करेगा विद वेलोसिटी c और वाटर मूव कर रहा विद वेलोसिटी b। तो जब ये इस तरफ आएगा तो उस केस में एक की वेलोसिटी दूसरे के क्या हो जाएगी, अपोजिट। वाटर इस तरफ है, आदमी इस तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी हो जाएगी c माइनस b, और जब उस तरफ जाएगा तो वेलोसिटी हो जाएगी c प्लस b। तो यदि हम यहां पे टाइम निकालना चाहें तो जो टाइम t2 होगा, जो यहां से यहां तक एक तरफ जाने का जो टाइम होगा, हम उस टाइम को और दूसरे टाइम को हम ऐड करेंगे। तो यहां से यहां तक जाने का डिस्टेंस जो है वो d है, बराबर लिया, जितना यहां से यहां तक था उतना ही डिस्टेंस d। तो ये हो जाएगा d अपॉन एक बार है c माइनस b
और जब वापस आएगा तो है d/c प्लस बी। जब हम इन दोनों चीजों को जोड़ दें तो ये आ जाएगा T2 इट इज इक्वल टू 2dc अपॉन c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों दूसरी तरफ का टाइम का डिफरेंस आ गया। अब देखिए जितना टाइम यहां से यहां तक जाने के लिए है वो T1 है, इट इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस तरफ, और जब वो इस तरफ आ रहा है तो टाइम T2 है। यदि ये दोनों टाइम इक्वल हो जाते हैं, बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब बीच में जो लिक्विड पानी फ्लो कर रहा है उसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है या बीच में कोई मीडियम नहीं है। और यदि मीडियम है तो T1 और T2 की जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज में जो है वो कोई डिफरेंस आएगा। तो बेसिक यही चीज, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके माइकलसन और मॉर्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का जो बेसिक एम था, इट वाज जस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ईथर। मैंने कहा कि ऐसा एक कहा गया कि भाई इस यूनिवर्स में कोई ईथर नाम का मीडियम है और उस ईथर में जो है वो लाइट चलती है, तो वाकई ईथर है या नहीं है उसको कैलकुलेट करने के लिए माइकलसन और मॉर्ले ने एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट का जो बेसिक प्रिंसिपल था वो ये था कि द फ्रिंज शिफ्ट ड्यू टू द डिफरेंस इन टाइम टेकन बाय टू परपेंडिकुलर लाइट बीम्स। अब यहां से ये एक लाइट का सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, यहां से ये लाइट रे आई यहां पे सेमी सिल्वर्ड, हाफ सिल्वर्ड एक हम ट्रांसपेरेंट फ्रेम रखते हैं, लाइट स्लिट रखते हैं। जो लाइट यहां से गिरेगी यहां पे, क्योंकि सेमी सिल्वर्ड है तो आधी लाइट जो है वो टूट करके ऊपर की तरफ चली जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये हमारे पास मिरर है एक मूवेबल M1, और आधी लाइट जो है वो सीधे इस तरफ को पास कर जाएगी। ये हमारे पास एक दूसरा मिरर है, फिक्स्ड मिरर है, और ये दोनों मिरर जो हैं दे आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस d। यहां से इसका डिस्टेंस भी d है और यहां से इसका डिस्टेंस भी d है, मगर डायरेक्शन डिफरेंट है। लाइट मूव कर रही है इस तरफ और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, और ये दूसरी तरफ जो है वो सेम उसी तरफ की जो है वो डायरेक्शन है। यदि हम मान लें कि भाई यहां लाइट का यहां से ऊपर जाना और मुड़ करके वापस आना, इतने के लिए जो टाइम ले रहा है वो T1, और यहां से लाइट का इस तरफ जाना और वापस आना ये टाइम ले रहा है T2। तो ये टाइम T1 हो गया और ये टाइम T2 हो गया। जब ये दोनों लाइट रेज यहां से मुड़ करके वापस आएंगी, ये वाली भी वापस आएगी, ऊपर वाली भी वापस आएगी, और दोनों यहां से पास करेंगी, और जब ये दो लाइट रेज जो है वो आपस में सुपर इंपोज करेंगी, तो सुपर इंपोज करने से इंटरफेरेंस के फिनोमिने से यहां पे हम एक टेलीस्कोप रखेंगे या डिटेक्टर रखेंगे। उस टेलीस्कोप के अंदर इस तरह से गोल गोल जो है वो फ्रिंजेस बनेंगी, और वो फ्रिंजेस जो हैं उसमें शिफ्ट, यदि इन T2 और T1 के टाइम में कुछ डिफरेंस होगा तो इसके दोनों लाइट्स जो यहां पे आ रही हैं इनमें कुछ पाथ डिफरेंस होगा, और पाथ डिफरेंस होने से यहां पे कुछ ना कुछ जो है वो फ्रिंज शिफ्ट होगा। यदि फ्रिंज शिफ्ट होता है इसका मतलब कि T1 और T2 में डिफरेंस है और बीच में कुछ चीज है। यदि T1 और T2 में डिफरेंस नहीं है, यदि फ्रिंज शिफ्ट नहीं होता है, इसका मतलब T1 और T2 जो है वो सेम है और उसमें कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं है। तो इसी चीज को कैलकुलेट करते हैं, जैसा मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपके साथ डिस्कस किया था, सेम चीज को यहां पे लेके चलते हैं कि मान लो लाइट जो है वो यहां से मूव करती है ऊपर की तरफ। जितनी देर में लाइट यहां से यहां पहुंच जाएगी, ये सारे का सारा सिस्टम जो है इट इज प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड अर्थ इज मूविंग, जैसा आप जानते हैं। तो जितनी देर में लाइट यहां से यहां पहुंचेगी, ये मिरर जो है वो कुछ डिस्प्लेस हो जाएगा और मान लो वो यहां पहुंच गया। यदि ऐसा होगा तो उस केस में जैसे एग्जांपल पिछले वाले में हमने डिस्कस किया, यहां से सेम यहां तक, और ये जो लाइट जाएगी वेलोसिटी c, और ये हो गया T1/2, इसका हाफ ले लिया। टाइम जाना और मुड़ के आना T1 है, तो यहां से यहां तक जाने का T1 हो गया। और ये जो है इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी b, क्योंकि ये सारा सिस्टम अर्थ के ऊपर रखा है, तो यदि अर्थ की वेलोसिटी b है, ये टाइम हो गया T1/2, तो यहां से यहां तक जाने का।
और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये d। तो जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में कैलकुलेट किया, सेम चीज यहां पे हम डायरेक्टली लिख देंगे। यहां से ये एक्सप्रेशन आया T1 का, तो जो T1 का एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास, उसको हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था। तो यहां पे ये हो गया CT1/2 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस VT1/2 का स्क्वायर। और यहां से हम इसकी वैल्यू इसको इस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा T1 स्क्वायर बाय 4, ये C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर, और T1 की वैल्यू जो हो जाएगी 4D स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और T1 इट इज इक्वल टू, ये अंडरूट लेंगे 2D, और ये हो जाएगा C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2, और ये 2D अपॉन C स्क्वायर को बाहर कॉमन निकाल लें तो ये बाहर आ गया 1 माइनस B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2। तो ये हमारे पास जो है वैल्यू जो है वो आ गई। ये वैल्यू जो है वो T1 की है। इसको यदि हम कुछ और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस T1 इट इज इक्वल टू ये 2D अपॉन C स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे 1 माइनस B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर रेज़ टू पावर माइनस 1/2, और इसको बाइनोमियल से यदि हम एक्सपेंड करें 2D अपॉन C स्क्वायर, बाइनोमियल थ्योरम कहती है 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n इट इज इक्वल टू 1 प्लस nx। तो 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट इज 1 प्लस B स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर, हायर टर्म को हम छोड़ देंगे, ये यहां पे जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई T1 की। मान लीजिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब सेम चीज हम यहां T2 कैलकुलेट करेंगे। T2 क्या होगा कि यहां से यहां तक जाना और फिर वापस आना। तो जब यदि हम एक तरफ मान ले कि जब ये इस तरफ चल रहा है, लाइट इसी तरफ चल रही है, तो एक बार हो जाएगा C प्लस B, और दूसरी तरफ हो जाएगा C माइनस B। तो यहां से जो टाइम निकलेगा उस टाइम को हम T2 कहेंगे, और T2 को यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये हो जाएगा T2 इट इज इक्वल टू D अपॉन C माइनस B प्लस D अपॉन C प्लस B, और इसको यदि हम ऐड करते हैं देन इट इज 2DC अपॉन C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2DC, और नीचे से यदि हम कॉमन ले लें, C स्क्वायर कॉमन ले लिया, देन इट इज 1 माइनस B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, एक C इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, वी विल लेफ्ट विद 2D/C, और ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर रेज़ टू पावर -1। और यहां पर फिर हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएं तो हमारे पास आएगा T2 इट इज इक्वल टू 2D अपॉन C, और ये 1 प्लस nx, n यहां पे -1 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, ये हमारे पास T2 की वैल्यू आ गई। तो हम ये फॉर्मूले से जनरली देखें तो हम ये देख पा रहे हैं कि T1 और T2 का जो टाइम के फॉर्मूले हैं दोनों में कुछ डिफरेंस आ रहा है, दोनों जो है वो सेम नहीं आ रहे हैं, कुछ जो है वो डिफरेंस है। तो इन दोनों में टाइम का कितना डिफरेंस है यदि हम वो निकालना चाहें तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज द टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस कितना होगा? इट कैन बी रिटन एज डेल्टा टी। इट विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1। तो अभी हमने T2 की वैल्यू लिखी थी, कैलकुलेट की है। T2 की वैल्यू आई है 2D अपॉन C, और यहां पे 1 प्लस B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस 2D अपॉन C, और ये हो गया 1 प्लस B स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर। ये वैल्यू जो है हमारे पास T1 की थी। इसको यदि हम सॉल्व करें, यहां से 2D अपॉन C इट इज कॉमन, और वी विल लेफ्ट विद 1 प्लस B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। ये क्योंकि माइनस साइन है तो ये माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस और माइनस B स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर। यहां से ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा,
वी विल लेफ्ट विद 2d अपॉन c, और यहां पे इसमें से इसको यदि हम माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। इन दो टर्म्स को माइनस करके ये 2 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ गया डेल्टा t इट इज इक्वल टू डी वी स्क्वेयर अपॉन सी क्यूब। ये एक फॉर्मूला आ गया। यदि ये टाइम डिफरेंस है तो इस टाइम डिफरेंस से वी कैन कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस। यदि हम पाथ डिफरेंस की बात करें तो जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा, पाथ डिफरेंस इट कैन बी रिटन एज c इंटू डेल्टा टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो c ये हो गया, वेलोसिटी हमारे पास dv स्क्वायर अपॉन c क्यूब है, एक c इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो जो पाथ डिफरेंस डेल्टा x है ये हमारे पास आ गया dv स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब हमारे पास जो भी सिस्टम है, यदि उस सिस्टम को हम रोटेट कर दें, ये जो मैंने आपको डायग्राम बताया था माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट का, ये सारे का सारा इट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यदि इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया जाए, 90 डिग्री से रोटेट करने का मतलब ये मिरर जो है वो यहां जाएगा, ये सोर्स यहां चला जाएगा, ये सारे जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे व्हेन इट इज रोटेटेड बाय द 90 डिग्री। जब हम इस होल ऑपरेटर्स को रोटेट कर देंगे 90 डिग्री से, रोटेटेड बाय 90 डिग्री, तो उस केस में जो पाथ डिफरेंस पहले हम कैलकुलेट कर रहे थे डेल्टा एक्स, अब वो डबल हो जाएगा, तो ये 2 डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो हम इसमें से यदि ये निकालना चाहें कि इसमें शिफ्ट कितना हुआ है, उसको आप फ्रिंज शिफ्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जो हम लिख रहे थे डेल्टा एक्स हमने कैलकुलेट किया था dv स्क्वायर अपॉन c क्यूब। तो जो फ्रिंज शिफ्ट होता है डेल्टा n, इट कैन बी रिटन एज डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। तो ये हो जाना था dv स्क्वायर अपॉन c क्यूब, dv स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर था, dv स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। और जब हम यहां लैम्डा, इसके साथ लैम्डा आ जाएगा, जब इसको रोटेट करेंगे तो जो हमारे पास फ्रिंज शिफ्ट की वैल्यू आएगी वो यहां पे डबल हो जाएगा, तो 2dv स्क्वायर अपॉन लैम्डा c स्क्वायर। तो माइकलसन और मॉर्ले ने यहां पे d लैम्डा c b की वैल्यूज जो है वो पुट की। लैम्डा जो सोर्स ऑफ लाइट उन्होंने लिया था 5.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, इट इज अ वेवलेंथ। जो d डिस्टेंस था इट वाज टेकन एज 11 मीटर, और b अपॉन c वेलोसिटी की यदि हम रेशियो लें तो इट इज नियरली 10⁻⁻4। इन सभी को पुट करके इसको कैलकुलेट किया जाए तो जो डेल्टा n की वैल्यू आती है वो लगभग 0.37 या अप्रोक्सीमेटली वी कैन से 0.4। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रिंज शिफ्ट ऑब्जर्व होता है वो सिर्फ 0.4%। मतलब यदि हमारे पास इतनी बड़ी फ्रिंज है, फ्रिंज की इतनी बड़ी मोटाई है, विड्थ है, तो सिर्फ उसमें 0.4% कहने का मतलब उसके एक एज के बराबर जो है, इतना जैसा जो है वो चेंज महसूस होता है, बाकी जो है वो कुछ भी चेंज नहीं होता। तो हम जनरली कह सकते हैं कि नो चेंज, फ्रिंज शिफ्ट में जो है वो कोई चेंज नहीं होता है। जब ये नहीं होता है इसका हम कहते हैं नल रिजल्ट्स। नल रिजल्ट्स का मतलब नेगेटिव रिजल्ट्स, जीरो रिजल्ट्स। जो हम बात सोच रहे थे कि टाइम में डिफरेंस यदि आएगा तो फ्रिंज शिफ्ट में कोई फर्क आएगा, तो टाइम में डिफरेंस कुछ हमें फॉर्मूले में लग रहा था, मगर जो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट है वहां पर कोई भी इसमें जो है वो चेंज जो है वो नहीं आया। तो ये जो रिजल्ट माइकलसन मॉर्ले ने निकाले थे, इसकी एक्सप्लेनेशन हम कैसे व्याख्या कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उसको अलग अलग लोगों ने जो है वो एक्सप्लेन किया। पहली बात, कुछ लोगों ने कहा कि ये जो नील रिजल्ट आया है ये शायद इस वजह से हो सकता है कि मोशन ऑफ अर्थ थ्रू द ईथर कुड नॉट बी डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेफर्ड ईथर फ्रेम मस्ट बी डिस्कार्डेड। सिंपल कहें, इसका मतलब हुआ कि ये जो एक्सपेरिमेंट है उसमें ईथर इज नॉट डिटेक्टेड, ईथर जो है वो नहीं मिला। एक बात तो ये है, डायरेक्ट कह सकते हैं। दूसरी एक चीज और कह सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट c इट इज कांस्टेंट, कि जो स्पीड ऑफ लाइट है इट डजंट डिपेंड अपॉन द मीडियम, ये कांस्टेंट है। ये दूसरी बात यहां से निकाल सकते हैं।
कुछ लोगों ने एक तीसरा हाइपोथेसिस दिया, उसको हम ड्रैग हाइपोथेसिस बोलते हैं। ड्रैग हाइपोथेसिस, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। ड्रैग हाइपोथेसिस, उन्होंने कहा कि जो ईथर है वो अर्थ के साथ साथ चलता है, या ईथर इज ड्रैग्ड विथ, ईथर इज ड्रैग्ड विथ अर्थ। कहने का मतलब कि ईथर जो है वो अर्थ के साथ साथ घसीटते हुए चलता है, इसलिए अर्थ और ईथर की वेलोसिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। मींस उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है अर्थ और ईथर की वो जीरो हो जाती है। तो जो हम c प्लस बी या c माइनस बी ले रहे थे वो डिफरेंस नहीं है, वो एक ही वेलोसिटी होगी। तो एक ये भी कॉन्सेप्ट था, मगर इसको ड्रैग हाइपोथेसिस को बाद में जो है वो डिस्कार्ड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट कि ये बात जो है वो ठीक नहीं है। उसके बाद एक और इसकी एक्सप्लेनेशन है जो नल रिजल्ट्स आए। 3 बातें मैंने बताई। पहली, हम ये कह सकते हैं कि ईथर जो है डिटेक्ट ही नहीं हुआ। दूसरी, हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के ऊपर जो लाइट की वेलोसिटी है, या सिंपल कहें वेलोसिटी ऑफ लाइट इट इज कांस्टेंट। और तीसरी, हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट है या ईथर है, ईथर जो है वो अर्थ के साथ ड्रैग करता हुआ चल रहा है। अर्थ इज ड्रैग्ड विद ईथर, मींस उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो जीरो है। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक 4th पॉइंट और दिया गया, जिसको हम लॉरेंट्ज फिट्जगेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। लॉरेंट साइंटिस्ट लोग थे 2, एक लॉरेंट्ज फिट्जगेराल्ड, FITZGERALD, लॉरेंट फिट्जगेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन। इन्होंने एक अलग तरीके से इस रिजल्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ऑल द मटेरियल बॉडीज मूविंग विद वेलोसिटी b are contracted in the direction of motion by the factor of √1 minus b square upon c square। कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है जिसकी लेंथ d है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कितने से? बाय फैक्टर d इंटू 1 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। इसको इस तरह से समझ लो कि मान ले ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो d है। यदि वो इस तरफ मूव कर रहा है तो जिस तरफ वो मूव कर रहा है उस तरफ की जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी इस फैक्टर से √1 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। तो माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट में हम 2 बातें कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि एक ये d है और एक इस तरफ को डिस्टेंस है वो भी d है। यहां पे टाइम हम t1 ले रहे थे और ये टाइम जो था t2 था। और लाइट कहां जा रही थी? इस तरफ। तो हम जो इस तरफ वाली लाइट है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, उस तरफ वाला जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। अब d होकर के नहीं, वो कितना होगा? d इंटू 1 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। जबकि ऊपर वाला डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा, उसमें जो है वो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। एक नया हाइपोथेसिस जो है वो दिया गया। यदि हम इस हाइपोथेसिस को चेक करें तो जो हम T2 पहले लिख रहे थे, हमने कहा था कि भाई टाइम T2 के लिए जो हमने फॉर्मूला डेवलप किया था वो था 2d अपॉन c और साथ में ब्रैकेट में था 1 प्लस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। तो यहां पे ये जो d है, ये d अब इससे हम चेंज कर लेंगे। T1 वाले में चेंज नहीं होगा, T2 वाले में चेंज होगा। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन c, ये d है तो d को हम ये लिखेंगे, तो साथ में आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर रेज़्ड टू पावर 1/2 और यहां पे 1 प्लस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। इस फर्स्ट टर्म में यदि हम बाइनोमियल लगा दें तो ये हो जाएगा 2d अपॉन c, इट इज 1 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2c स्क्वेयर और यहां पे 1 प्लस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। और इसको यदि हम एक्सपेंड करें देन 2d बाई सी मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर, फर्स्ट टर्म सेम, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2c स्क्वेयर और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस b4 अपॉन 2c रेज़्ड टू पावर 4। तो ये लास्ट वाली टर्म जो है इसको यदि हम नेग्लेक्ट कर दें और ये फर्स्ट टर्म ये इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये T2 की जो वैल्यू आती है ये आएगी 2d अपॉन c और यहां पे आएगा 1 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन
1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आ रही है, अभी हमने जो T1 की वैल्यू निकाली थी, यदि हम उस T1 की वैल्यू को देखें, यहां पे कंपेयर करें, तो हम ये देखते हैं कि जो T1 की वैल्यू आ रही थी वो और ये सेम है, यहां पे प्लस होगा, ये वैल्यू सेम है, ये वही वैल्यू है जो हमने T1 की निकाली थी। मींस हम ये कह सकते हैं कि भाई T1 और T2 की जो वैल्यूज हैं वो दोनों वैल्यूज हैं वो सेम आ रही हैं। तो जब T1 और इक्वल टू T2, इन दोनों वैल्यूज जो है वो आपस में इक्वल होगी, और इसके लिए एक जो जनरल एक्सप्रेशन है, इट इज 2D/c और 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। इसका मतलब जब टाइम में ही डिफरेंस नहीं आ रहा है तो नेचुरली है जो फ्रिंज शिफ्ट है उसमें भी कोई डिफरेंस जो है वो नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर के जो हमने ये जो भी बात डिस्कस की उसको यदि हम कंक्लूड करें कि यदि हमारे पास, यदि हम ये मान लें कि भाई यहां पे ये अर्थ है और इस अर्थ के साथ चारों तरफ कोई ईथर नाम से कोई मीडियम है, और उस मीडियम में यदि कोई लाइट चल रही है, ये अर्थ है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी b, और ये ईथर है, इसके अंदर जो लाइट है इट इज मूविंग विद वेलोसिटी c, और दोनों के जो टाइम डिफरेंसेस हैं, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस में और एक उसी तरफ जिस तरफ अर्थ चल रही है, यदि इस दोनों टाइम्स में कोई डिफरेंस नहीं आता है टाइमिंग में, इसका मतलब यहां पे ईथर या कोई भी मीडियम जो है वो नहीं है। तो माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट यही कंक्लूड करता है, जो दो बातें आप कह सकते हैं, एक कि नो एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर, इसका मतलब कोई ईथर वीथर नाम से कोई भी चीज जो है वो नहीं है एटमॉस्फेयर में, एक चीज। और दूसरी चीज ये हो सकती है जिसको आप बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कि जिस तरफ लाइट चल रही है उस तरफ वाला जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाए, d1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो भी वही रिजल्ट आएगा कि T1 और T2 जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है या फिर जो है वो ईथर जिसको हम बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट नहीं है। तो आज का जो भी मैंने लेक्चर आपके साथ डिस्कस किया रिलेटिविटी का, उसमें ये कंक्लूजन माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट के बेस पे निकल के आया कि ईथर नाम से कोई भी चीज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, और जो डिस्टेंस है दैट गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड इन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय d इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट, उसका एम, उसका कंक्लूजन और उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप वर्किंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के लिए लगभग हर साल ये क्वेश्चन यहां से आता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली समझ आया होगा। तो यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल जो कि डॉक्टर एच पाल के नाम से है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।